नमस्कार बच्चों, 11th क्लास सभी को सुप्रभात। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी अनिवार्य की किताब आरोह के काव्य खंड की कविता 4 पाठ 4 जो एक कविता है पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है वे आंखें। बच्चों, इस कविता के कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कौशानी में सन 1900 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी सन 1977 ईस्वी में। इनके पिता का नाम श्री गंगादत्त था। ये छायावादी युग के कवि माने जाते हैं और इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी मुख्य कृतियां हैं ग्राम्य, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, चिदंबरा, वीणा, ग्रंथि आदि इनकी मुख्य कृतियां हैं। बच्चों, पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है, तो वही उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति और काव्य भाषा से समृद्ध किया है। और शब्दों के सटीक व उचित चयन के कारण इन्हें शब्द शिल्पी भी कहा जाता है। बच्चों, वे आंखें कविता किसान के जीवन पर निर्भर है, जीवन पर वर्णित की हुई है। और इस कविता में हम पढ़ेंगे कि युगों युगों से शोषण के शिकार होने वाले किसान के जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये किसान का जो जीवन है, जो शोषण का शिकार हो रहा है किसान, यही जीवन कवि के हृदय को भी आघात पहुंचाता है, कवि के हृदय को भी दुखी करता है। तो कविता में ऐसे दुष्चक्र में फंसे हुए किसान के बारे में पढ़ेंगे जो व्यक्तिगत और पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती हैं। इस बारे में हम पढ़ेंगे। समाज की वर्गीय चेतना का खाका भी प्रस्तुत करती है कविता। तो आइए बच्चों, हम ये कविता पढ़ने जा रहे हैं। मैं कविता का भावार्थ समझा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे सभी। वे आंखें, अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन, भरा भरा दूर तक उनमें करुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। कवि भारतीय किसान की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए कहता है कि किसान की अंधकार से भरी हुई जो आंखें हैं वो गुफा के समान हैं, और उन आंखों में हमेशा, और उन आंखों को देखकर गुफा के समान, अंधकार से भरी हुई जो आंखें हैं वो गुफा के समान है। और कवि कहता है कि किसान की उन आंखों को देखकर मेरे मन में हमेशा डर पैदा होता है। मेरे मन में एक डर लगा रहता है कि आखिर किसान की आंखों में ये भयानक अंधकार क्यों है, जो गुफा के समान दिखाई दे रहा है। उन आंखों की गहराई में हमेशा रुदन, दीनता, दुख हमेशा भरा रहता है, अर्थात उसकी आंखें हमेशा रोती रहती हैं। अर्थात भयानक शोषण, उत्पीड़न, विवशता, दुख और दरिद्रता से ग्रस्त उसका जीवन, हमेशा से उसका जीवन इन उत्पीड़न से, हिंसा से ग्रस्त रहता है। और इस कारण से उसकी आंखें हमेशा चुपचाप अकेले में रुदन करती रहती हैं। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मंझधार आज, संसार कगार सदृश बह किसका। कवि किसान की कहानी आरंभ करते हुए कहता है कि उसे हमेशा अभिमान था कि वे उसके स्वयं के खेत हैं और उन खेतों में फसल भी लहलहाती हैं और वे खेत उसके अपने थे। परंतु संसार ने किसान को बीच मंझधार में छोड़ दिया कि जिस प्रकार से डूबते हुए व्यक्ति की सहायता किनारा नहीं कर सकता, उसी तरह से संसार ने भी किसान को मंझधार के बीच में छोड़ दिया। अर्थात कवि का कहने का अर्थ यह है कि आज किसान की सहायता किसी ने नहीं की। जब उसे सहायता की जरूरत थी तो उसकी सहायता किसी ने नहीं की। लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह, अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि किसान की आंखों में अब भी वे खेत लहलहाते हैं जिन्हें बेदखल करके जमींदार द्वारा छीन लिया गया था। आज भी उन खेतों में खड़ी हरियाली और तिनकों की जो खड़े खड़े जो तिनके थे, हरे भरे तिनके थे, वो उसकी आंखों में आज भी लहलहाते हैं। और किसान का जीवन भी हरियाली से ही लहलहाता था और खुशी से भरा हुआ था, परंतु आज उसके पास अपने वो खेत नहीं रहे। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंख का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा। किसान पर जमींदार व महाजनों ने कैसे कैसे अत्याचार किए, इसका वर्णन करते हुए कवि कहता है कि किसान की आंखों में आज भी उसका आंख का तारा, उसका अपना बेटा घुमा करता है, जिसे जमींदार के नौकरों ने लाठियों से मार दिया था। अर्थात
कवि यहाँ ये कह रहा है कि जब खेत से बेदखल कर दिए जाने पर किसान और उसके बेटे ने उसका विरोध किया, तो जमींदार के बेटों ने जमींदार के नौकरों ने किसान के बेटे को लाठियों से पीट पीट कर मार दिया। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरगों की जोड़ी। कवि कहता है कि किसान को कर्ज देने वाले साहूकार ने उसका घर, उसका सारा सामान बिका दिया और कर्ज की एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी, जो ब्याज की कौड़ी भी उससे नहीं, जो ब्याज भी उससे ब्याज की जो रकम थी वो उससे उसने पूरी पूरी वसूल की। आज भी किसान की आंखों में वो कसक रहती है कि उसके पास दो अच्छे बैल, हट्टे कट्टे जो बैल थे, वो आज भी उसकी आंखों में कसक पैदा करते हैं, क्योंकि उसे भी जमींदार ने उनसे छीन लिया था। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आहा आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। कवि कहता है कि किसान के पास एक उजरी नाम की गाय थी, जिसे वह गाय उस किसान के अलावा किसी को भी दुहाने नहीं देती थी, वह उस किसान के अलावा अपने पास किसी को नहीं आने देती थी। तो आज भी उस गाय का जो प्रेम था, जो गाय का जो स्पर्श था, जो प्रेम था, उसकी आंखों में आज भी घूमता है और उसे दुख होता है कि मेरी गाय आज उसके पास, मतलब उसकी गाय आज उसके पास नहीं है। कवि कहता है कि बेचारे किसान के पास आज कुछ नहीं रहा, उसका खेत उससे छीन लिया गया, उसकी गाय भी उससे छीन ली गई, अर्थात ये सब बातें आज उसकी आंखों के सामने नाचा करती हैं। बिना दवा दर्पण के घरनी सवर्ग चली सवर्ग चली, आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। कवि करुण हृदय से वर्णन करते हुए कहता है कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मैं इस बात को सोचता हूँ और देखता हूँ कि गरीबी और पैसों की कमी के कारण किसान की पत्नी किसान की पत्नी बीमार हो जाती है, तो किसान के पास पैसा नहीं था, पैसों की कमी थी और वो गरीब था, तो दवाई न लाने के कारण और इलाज न करवा पाने के कारण उसकी पत्नी मर जाती है। और ठीक उसके 2 दिन बाद उसकी दूध मुही बच्ची, जो अभी छोटी थी, उसकी पत्नी का दूध पीती थी, वो भी भूख के कारण मर जाती है। अब आज किसान के पास न उसकी पत्नी रह गई और न ही उसकी बेटी रह गई, क्योंकि वो गरीब था, पैसों की कमी थी, इस कारण वह अपनी बच्ची और अपनी पत्नी को नहीं बचा सका। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। कवि कहता है कि उसके घर में उसके मरे हुए बेटे की विधवा थी, जो रूप और गुण से तो लक्ष्मी थी, परंतु हत्यारिन थी। कवि का कहने का आशय ये है, कवि ने पुत्र वधू को हत्यारिन ये इसलिए बताया कि गांवों के लोगों की ये मान्यता है कि यदि छोटी उम्र में उनका बेटा मर जाता है और उसकी पत्नी अगर उसकी विधवा पत्नी उस घर में होती है, तो लोग उसकी पत्नी को ही कोसते हैं कि उसके कारण हमारा बेटा मरा, वो हत्यारिन है। तो इस प्रकार से किसान भी अपनी पुत्र वधू को अपने पुत्र की हत्यारिन मानता था। तो एक दिन किसान की उस रूपवान और गुणवती पुत्र वधू को कोतवाल ने नौकरों के हाथों उठवाया और उसके घर ले गए, और कोतवाल ने उसकी पुत्र वधू के साथ दुराचार किया। तो लोक लाज से बचने के लिए पुत्र वधू ने अपना चरित्र हनन हो जाने के कारण कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी, अर्थात उसने आत्महत्या कर दी। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। कवि यहाँ पर वर्णन करते हुए कहता है कि लोगों की ये मान्यता होती है कि पत्नी पैरों की जोरू यानी पत्नी पैरों की जूती के बराबर होती है। यदि एक जूती फट जाए, खराब हो जाए, तो दूसरी जूती भी लाई जा सकती है, दूसरी जूतियां खरीद कर पहनी जा सकती हैं। उसी प्रकार से किसान की विचारधारा भी यही थी कि यदि मान लीजिए यदि आज मेरा पुत्र जीवित होता और पुत्र वधू मर जाती, तो मैं अपने पुत्र का दूसरा विवाह करवा देता, परंतु जब उसके मन में ये बात आती है कि उसका पुत्र इस दुनिया में नहीं है, वह चल बसा है, तो उसकी छाती फटने लगती है और छाती पर सांप लौटने लगते हैं। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। कवि कहता है कि किसान को जब उसके बीते हुए क्षणों की याद आती थी, बीते हुए दिनों की याद आती थी, तो उसकी आंखों में एक चमक उठती थी, परंतु तुरंत ही वह चमक बुझ जाती थी और
परंतु तुरंत ही उसकी वो चमक बुझ जाती थी और वह एक टकी लगाकर देखता रहता था। और पिछले दिनों की यादों को जब वो सोचता था तो उसे लगता था कि बीते हुए पिछले दिन तो कुछ मात्र छोटे से सपने के समान उसे लगते थे। और ये बात, और जब बीते हुए स्मृतियां उसे याद आती थी तो उसके दिल में दर्द होता था, पीड़ा उठती थी, और ये बीते हुए पल उसे हमेशा दुख ही देते थे। अर्थात बच्चों, इस कहानी में, इस कविता में हमने ये जाना कि किसान का जीवन किस तरह से शोषित होकर शोषण में, गुलामी में अपना जीवन जीता है किसान, और किस प्रकार से वह जमींदारों और साहूकारों का गुलाम बन जाता है, और उसकी सारी संपत्ति, उसका घर, उसकी जायदाद, सब कुछ उससे छीन लिया जाता है। तो बच्चों, आज आज के समय में उत्पीड़न, हिंसा और विवशता के कारण उसका जीवन ग्रस्त है, उसका जीवन व्यथित है, और वह दुख में अपना जीवन बिता रहा है। धन्यवाद बच्चों, ये कविता यहीं समाप्त होती है।